महोदय, आज भूपेश बघेल जी की जरूरत से ज्यादा ठंड लग रही लगता है ना। ऐसे ड्रेस में तो मुख्यमंत्री थे तब नहीं दिखते थे। अरे देखो उस समय भी ध्यान देता था अजय। ज्यादा जड़ा गया है, कुछ मामला है इसे लगता है। प्रश्न क्रमांक 1 श्री प्रणव कुमार मरपच्ची। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में कितने एवं कौन कौन से उच्च शिक्षण संस्थान हैं एवं कौन कौन से शिक्षण संस्थान स्वीकृत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरेला पेंड्रा मरवाही में 4 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। गौरा पेंड्रा मरवाही में डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा, शासकीय पंडित माधवराव स्प्रे महाविद्यालय पेंड्रा रोड, शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही, नवीन शासकीय कन्या महाविद्यालय गौरा पेंड्रा मरवाही, ये 4 संस्थानें शासकीय रूप से संचालित हैं। और वहाँ पे 4 अशासकीय महाविद्यालय भी संचालित है। वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय सेखवा कोटमी कला जिला पेंड्रा मरवाही, कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेडुका जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, एसएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन सार बहारा पेंड्रा रोड जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही, डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय मरवाही, ये 4 अशासकीय और 4 शासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो बड़ा सिंपल सा ही लग पाया है। नया सदस्य हूँ, लेकिन मैं अपने क्षेत्र का समस्या महाविद्यालय से जुड़ा हुआ रखना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही की समस्याओं को रखना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में 1029 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं, जिसमें से एक स्नातक में 800 और स्नातकोत्तर में 229। अभी और भी कुछ विषयों का संचालन होना है, जिससे महाविद्यालय का संख्या में दर्ज संख्या बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, महाविद्यालय में सिर्फ 14 क्लासरूम है, बाकी ऑफिस है, जो कि दर्ज संख्या के अनुसार काफ़ी कम है। कई क्लासरूम को प्लाईवुड से पार्टीशन करके क्लास का संचालन किया जा रहा है, जिससे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विद्यालय से संबंधित कुछ मांग रखना चाहूँगा। मैं आपसे प्रश्न करिए, मांग नहीं, प्रश्न करिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी लेना चाहूँगा कि इस विद्यालय में जो असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को क्या दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए मंत्री जी, असुविधा दूर करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के 2 अपने महाविद्यालय हैं। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते शासकीय महाविद्यालय पेंड्रा, यहाँ पे हमारे विद्यार्थियों की संख्या अच्छी है 1690, और दूसरे नंबर पे शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती महाविद्यालय मरवाही, यहाँ भी हमारे बच्चों की संख्या 1029 है। और यहाँ पे अभी अध्यापन के दृष्टिकोण से स्वीकृत पद यहाँ पे भरे गए हैं। स्वीकृत पद यहाँ पे रानी दुर्गावती महाविद्यालय में 21 पद स्वीकृत हैं, जिसमें रेगुलर में 7 हैं और बाकी 14 रिक्त पद में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति की गई है। और ये महाविद्यालय अच्छा है। यहाँ पे मूलभूत क्या आवश्यकता है, उसका एक बार परीक्षण और इनकी समीक्षा करेंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। क्या मांग है आप बता दीजिए। चलिए मांग ही बता दीजिए, क्या चाहते हो आप? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हुए मांग करता हूं कि 20 कमरे प्लस 4 शौचालय युक्त प्लस सभा कक्ष अतिरिक्त कॉलेज बिल्डिंग की स्वीकृति प्रदान की जाए। चलिए ठीक है, बताइए मंत्री जी कुछ। माननीय अध्यक्ष महोदय,
माननीय विधायक के द्वारा जो मांग की गई है, एक मांग पत्र सौंप दे और हमारे पास जो साधन की उपलब्धता है और मांग है, दोनों का समीक्षा करके एक अच्छा निर्णय लेंगे। और सरकार की मंशा है शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हो और सभी साधन सुविधाएं उपलब्ध हो, तो जरूर इस दिशा में हम पहला प्रश्न कर रहे हैं तो कुछ तो बोल दो। पहला प्रश्न है उनका, आप थोड़ा सा दिल मुंह बड़ा करके बोलिए। महाविद्यालय में कुछ जो नहीं भवन करते, की कमी- पहला प्रश्न में सीमांकन करवा दो। महाविद्यालय में जो कमरे की और शौचालय की जो कमियां हैं, उसे पीएम ऊषा के तहत बजट में लेकर के उनमें स्वीकृति की प्रक्रिया करेंगे। बस ठीक है। क्रमांक 2 श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल जी। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आज आपका पूरा संरक्षण चाहूंगी, क्योंकि ये सड़कें प्रधानमंत्री पूरा संरक्षण यानी क्या, संरक्षण मिलता ही नहीं क्या? जी नहीं, क्योंकि ये सड़कों का जो निर्माण मेरे विधानसभा से आपकी विधानसभा की ओर भी जाता है, तो मैं चाहूंगी आप पूरा आप पड़ोसी हो मेरे, इसलिए चिंता करेंगे। आप चिंता मत करिए, आप प्रश्न करिए। ये पहला मेरा क्वेश्चन था जिसमें आपने आंसर दिया है कि 2 नग निर्मित सड़कों पर 23.94 लाख की मुआवजा राशि लंबित है। तो मैं ये समझ नहीं आ रही, 2 सड़क कौन से हैं और वो लंबित कैसे हैं, उसको विस्तार से बताइएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, 2023-24 से 25-26 तक कितने सड़क मरम्मत योग्य पाए गए। 48 सड़क मरम्मत योग्य पाए गए, उसके लिए 7,75,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। आदरणीय जी, मंत्री जी, मैंने कहा कि 2 सड़कें, मैं वो भी बता दे रहा हूँ, वो भी बता दे रहा हूँ। मुढ़ी पार से टेका पार लंबाई 2.3 किलोमीटर मार्ग के निर्माण के लिए 16,62,000 रुपये का मुआवजा प्रक्रियाधीन है। इसी तरह से भोरमपुर से चिचगा मार्ग 2.5 किलोमीटर निर्माण हेतु 7,32,000 का मुआवजा प्रकरण लंबित है। इस प्रकार कुल 23,94,000 मुआवजा प्रकरण 2 सड़कों का, जो कि 2023-24 का है, प्रक्रियाधीन है। वही कहाँ लंबित है, ये क्यों लंबित है, आपके विभाग में या वित्त विभाग में? देखिए, भू अर्जन की कार्यवाही होती है सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ, वहाँ प्रक्रियाधीन है। चलिए ठीक है। दूसरा मेरा ये सवाल था कि आपने खा में बताया है पूरा, उसका सूची भेजा 48 जगहों पर आपके निर्माण कार्य हैं, प्रगति पर हैं, जिसका निश्चित तिथि या कार्य संभव होगा ये आप नहीं बता सकते, ये आपने कहा है। ये सारे कार्य जो कि निश्चित तिथि में बताया जाना संभव है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी प्रगति पर है, ये बताएंगे क्या? शुरुआत में आपको 2023-24 से 25-26 तक 48 सड़कें आपके विधानसभा में मरम्मत योग्य पाई गई, उसके लिए 7,75,00,000 की राशि स्वीकृत की गई है। 43 सड़कों की मरम्मत का निविदा पूर्ण हो गया है और 5 सड़कों की मरम्मत की प्रक्रिया निविदा स्वीकृत की गई है, वो प्रक्रियाधीन है। 4 सड़क पूर्ण हो गया है मरम्मत। 39 सड़कों का मरम्मत का काम प्रगतिरत है। 5 सड़कों का काम अभी अप्रारंभ है क्योंकि वो निविदा की प्रक्रिया में है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रगति पर है, मतलब आपने उसमें काम शुरू हो चुका होगा, शुरुआत हो गई होगी। प्रगति पर है तो प्रक्रियाधीन है, तो मतलब कार्य चालू हो गए। आपके ऐसे कोई भी सड़कों पे प्रगति हमने नहीं देखा। आप अपने कार्यकर्ताओं को भी भेज के दिखवा सकते हैं। और रही बात, जैसे कि मैंने कहा अध्यक्ष जी से कि मोतीपुर सुकुलधान छोली डोंगरगढ़ वाला रोड, मंत्री जी जब भी दिखवाएंगे कार्यकर्ताओं से नहीं, अधिकारियों से। अधिकारियों से भी दिखवा सकते हैं। ये जो रोड है आपके विधानसभा मेरे विधानसभा के बीच की है, जहाँ से हमेशा आना जाना होता है। ये है आपका मोतीपुर सुकुलधान मूसरा अछोली डोंगरगढ़, जहाँ एक ठो कंकड़ भी नहीं डला है, एक ठो मिट्टी भी नहीं डला है। तो मरम्मत कैसे हुई, प्रक्रियाधीन कैसे हुआ? ऐसे कितने सारे भी यहाँ पे आपने बताया प्रक्रियाधीन, डूमाडी, सनहार, देहान, विष्णु, चैतु खपरी, वहाँ पे भी वही व्यवस्था है। लगभग जितने आपने सड़क बताए हैं 48 में ऐसे कोई भी जगह
मैंने प्रक्रियाधीन नहीं देखा है। मतलब ये आपके विभाग ने पूरी तरह गलत हमको जवाब दिए हैं। तो लंबित कैसे रहा, कार्य कैसे हुए, स्वीकृति कहाँ हुई, कहाँ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये आप बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट रूप से उत्तर दिया है कि 4 सड़कों का मरम्मत का काम पूर्ण हो चुका है। इस पर माननीय सदस्य को कोई विषय होगा कि ये पूर्व नहीं हुए हैं, वो जानकारी दे देंगे, मैं अलग से दिखवा लूंगा। और 39 सड़कों का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। काम कहाँ यदि शुरू नहीं हुआ है वो बता देंगे तो वो मैं दिखवा लूंगा। 5 सड़कों का स्पष्ट रूप से बताया कि ये काम अप्रारंभ है, निविदा की प्रक्रिया में है। हमने तय किया है, अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि दिसंबर तक मरम्मत के सारे काम आवश्यक रूप से पूर्ण कर लिए जाएं। और आज पूरे प्रदेश भर में सड़कों के मरम्मत का काम द्रुत गति से जारी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ठीक। एक मिनट, मैं आपसे ये पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है मेरा। कोई एक प्रश्न आखिरी आखिरी 4 सड़कें जो बता रहे जो हैं, चाहते हो आप पूछ लो, क्या चाहते वही हो? मैं जो जानना चाहती हूँ वही मैं पूछ रही हूँ। 4 सड़कें आपने कहा, वो 4 सड़कें कौन से हैं? हेलकाडी मार्ग लंबाई 6 किलोमीटर का बीटी पेच मरम्मत कार्य ये पूर्ण हो चुका है, 18 लाख का। ये जो पूर्ण की बात आपने कही है 2022-23 का है। अब मैंने क्वेश्चन किया है 24-25-26 का, जिसमें आपने ये जो जानकारी दे रहे हैं वो पूरा तरह से झूठ और फरेब है, धोखा देने वाली बात है, क्योंकि इसमें से एक भी मरम्मत नहीं हुआ है। विधायक जी, झूठ फरेब ये शब्द को आप नए तो नहीं रह गए, आप पुराने हो गए हैं, तो इन शब्दों का उपयोग विधानसभा में नहीं होता। इसको विलोपित तो हम कर रहे हैं, मगर उसके और दूसरे शब्द हैं जिसका यूज कर सकते हो आप। जी जी, लेकिन ये शासन आपके जो विभाग के द्वारा धोखा देने वाले शब्द हैं जो यहाँ पे उल्लेखित किया गया है, क्योंकि मैंने 48 सड़कों पे एक भी जगह मरम्मत कार्य नहीं देखे। और विशेष आपको बताना चाहूंगी, इसमें आपने 3 और भी क्वेश्चन है, मैं इसलिए संरक्षण नाम से पहले ही मांगा है कि ये 3 जगहों पर आपने कहा है कि इसके टेंडर हो चुके थे, फिर भी ये रुकी हुई प्रगति पर है। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत छपारा मार्ग, आप लिख के इनको जानकारी दे, सुनिए, क्या आंसर में है ना? नहीं, लिख के दे रहे हैं। मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट जवाब दिया है। स्पष्ट जवाब नहीं है ना, इसीलिए मैं इसमें बात रख रही हूँ। घूमका से गोपालपुर मार्ग और आपका बोटे पार से खजरी मार्ग, जो कि यह बजट में शामिल था, स्वीकृति हुआ, टेंडर होने के बाद आज ये राशि कहाँ लंबित है और क्यों लंबित है? चलिए आखिरी जवाब दे दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3 सड़कों का जो उल्लेख किया है उन्होंने, ग्राम पंचायत छपारा, घुमका से गोपालपुर और गोटे पार से खजरी, निविदा हो गया था, निविदा की प्रक्रिया लंबित है, सड़कों का मरम्मत किया गया है, ये सड़क चलने योग्य है। आने वाले समय में सड़कों के नवीनीकरण की आवश्यकता होगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे, आगे की कार्रवाई करेंगे। स्वीकृति मिली थी चौड़ीकरण के लिए, और इसकी स्वीकृति होने के बाद, राशि जारी होने के बाद इसके रोक दिया गया है। या तो फिर आप निरस्त कर दीजिए आपके विभाग से। वो देखो, अगर राशि वहां पे विभाग में है तो फिर वो काम चालू होना चाहिए। इस तरह से रोका क्यों गया? कोई काम रोका है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि वो सड़क चलने योग्य है, मरम्मत भी कराया गया है। आने वाले समय में नवीनीकरण की जरूरत पड़ेगी, निश्चित रूप से सड़कों को दुरुस्त करने का, अच्छा बनाने की हमारी प्रतिबद्धता है, उसे पूरा करेंगे। बता दिए, नवीनीकरण के लिए आगे किया जाएगा, बस इतना ही पर्याप्त। क्रमांक 3 सुशांत शुक्ला जी, इसको कार्य को प्रारंभ किया जाए जब सैंक्शन होने के बाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, दे दीजिए, आप लिख के दे। आज एक गंभीर प्रश्न मैंने माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछा में रख चुकी हूँ आदरणीय जी कि बिलासपुर जिले में एपीएल कार्ड को आज गंभीर, यानी इसके पहले गंभीर प्रश्न करते ही नहीं थे। मैंने किया था ना वैसा, ये इसलिए आपको गंभीरता का अवसर कराया। पिछले बार भी प्रश्न को गंभीरता से लेते हैं जी, आपने पिछले बार भी अवसर दिया था इसी प्रश्न पर कुछ पूछने का, और इस बार आपने दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। एपीएल कार्ड डिलीट करके बीपीएल में परिवर्तित किए गए हैं क्या? तो जो जवाब आया है माननीय मंत्री जी की ओर से वो पूर्णतः तथ्यात्मक तौर पर गलत है। मैं इसलिए आपके सामने तथ्य रखना चाहता हूं
कि इन्होंने कहा कि एक भी कार्ड डिलीट नहीं हुए, तो एक एफआईआर जिला प्रशासन बिलासपुर के द्वारा 2024 में कराया गया, जिसमें 4 राशन कार्ड डिलीट पाए गए, फर्जी तरीके से एपीएल को बीपीएल में परिवर्तित किया गया। अब ये जवाब देते हैं कि जी नहीं, कोई भी कार्ड डिलीट कर परिवर्तित नहीं किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या एफआईआर जिला प्रशासन ने गलत कराया है कि इनके प्रशासन के अधिकारी गलत जवाब दे रहे हैं, इनको धोखे में रख रहे हैं? मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पिछले बैठक में भी आया था माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र वाले बैठक में उसका जवाब दिया था, उसी में जांच के संबंध में भी चर्चा हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो विधायक जी के द्वारा जो पूछा गया है, इसमें जांच हुआ है अध्यक्ष महोदय। कलेक्टर के निर्देशन समिति बना, समिति के द्वारा जांच किया गया। समिति के द्वारा जांच में अध्यक्ष महोदय, दोनों जांच दल द्वारा प्रकाशित खबर में उल्लेखित 19 राशन कार्ड जिनका हितग्राहियों की जानकारी के बिना एपीएल से बीपीएल में परिवर्तित हुआ के संबंध में जांच किया गया। जांच में पाया गया कि उक्त 19 राशन कार्ड में से 15 राशन कार्ड हितग्राहियों की सहमति से बीपीएल में परिवर्तित हुआ एवं 4 राशन कार्ड, उसका क्रमांक है माननीय अध्यक्ष महोदय, चारों राशन कार्ड का नाम भी है, द्वारा हितग्राहियों की जानकारी के बिना उन्हें बीपीएल प्राथमिकता श्रेणी राशन कार्ड जारी होना प्रतिवेदित किया गया। उपरोक्त 4 राशन कार्ड नगर पालिका निगम बिलासपुर क्षेत्र के जोन क्रमांक 4 से संबंधित है। जांच में 4 राशन कार्ड के बिना हितग्राहियों की जानकारी की बीपीएल राशन कार्ड जारी होने के संबंध में कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेज का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत पाया गया कि उक्त 4 राशन कार्ड जोन कमिश्नर जोन क्रमांक 4 नगर पालिका निगम बिलासपुर के अनुशंसा के आधार पर बनाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जवाब पूर्णतः गलत है। एफआईआर दर्ज कराई गई है कि किसी भी प्रकार की प्रामाणिकता नहीं पाई गई है, तब अपराध दर्ज कराया गया जिला प्रशासन द्वारा। और ये कह रहे हैं कि जोन क्रमांक 4 के जोन कमिश्नर के द्वारा सत्यापित किया है, उसके आधार पर डिलीट किया गया है। मैं आपके इनका प्रश्न का जवाब आप देख लें, आपके आसंदी पर होगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण दिया जा रहा है। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से स्थापित करता हूं, मेरे पास सदन पर सूची है, अगर आप बोले तो मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। 250 से ऊपर राशन कार्ड ऐसे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है, हम आपके साथ हैं। एक सेकंड माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के राशन कार्ड में एसआईआर की जरूरत है। नहीं, मैं आपके माध्यम से, देखिए प्रश्न गंभीर है, क्योंकि आपने पीडीएस सिस्टम को विश्व स्तर पर स्थापित किया था और कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, और आज उस पीडीएस सिस्टम पर गरीबों की राशन पर डाका डाला जा रहा है और ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से उस अधिकारी को निलंबित करने की मांग कर रहा हूं। और एक बार पुनः जो ये जांच की बात कर रहे हैं, मैंने ही प्रश्न उठाया, मेरे प्रश्न पर जांच कमेटी बनी और उस जांच कमेटी ने आज दिनांक तक मुझसे कोई तथ्य ही नहीं लिए। और तो ऐसी कौन सी जांच हो गई, मुझे बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जांच को अस्वीकार कर रहे हैं माननीय विधायक जी। ये जांच रिपोर्ट है माननीय अध्यक्ष, जिसमें समिति के 5 जो अधिकारी थे, 5 का दस्तखत है, उनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया है। उसमें स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जोन कमिश्नर के अनुशंसा पे वो बनाया गया है कार्ड, लेकिन उसके आगे और है माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों जांच पर अनुशंसा के आधार पर राशन कार्ड की जानकारी बिना उन्हें बीपीएल राशन कार्ड जारी होने के संबंध में तत्कालीन जोन कमिश्नर नगर निगम बिलासपुर सुश्री दीपिका भगत एवं तत्कालीन राशन कार्ड प्रभारी प्रदीप तिवारी के इस कार्यालय क्षेत्र 66-68 दिनांक 14/7 के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह इसका स्पष्टीकरण मांगा गया माननीय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, और हमारे विभाग से एफआईआर नहीं हुआ माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जोन कमिश्नर के द्वारा किया होगा। नहीं, आपके अधिकारियों द्वारा एफआईआर की गई, मैं पटल पर रख देना चाहता हूं, अगर आप अनुमति देंगे तो। नहीं है जो मेरे पास दस्तावेज हैं, अगर आप अनुमति दें अध्यक्ष महोदय, मैं पटल पर रख देता हूं कि 3, मैं बता रहा हूं आपको, शासकीय उचित मूल्य दुकान 4010001121 जय माता दी प्राथमिकता उपभोक्ता भंडार विनोबा नगर बिलासपुर, और इसके लिए रवि परियानी जो उसके विक्रेता हैं, उस पर अपराध दर्ज कराया 3 अधिकारियों। 3 खाद्य
पालनार्थ हुआ है धीरेन्द्र कश्यप, खाद्य नियंत्रक श्री धीरेन्द्र कश्यप द्वारा यह अपराध दर्ज कराया गया है और एफआईआर की कॉपी मेरे हाथ पर है, अगर आप अनुमति दें मैं पटल पर रख देना चाहता हूं। विक्रेता रवि परियानी के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी सूचना दर्ज करने पेश करने हेतु उपरोक्त के संबंध में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया। दिशा निर्देश प्रस्तुत करने का ज्ञापन जांच के उपरांत दिया गया। जी, तो मैं आपके माध्यम से आग्रह कर रहा हूं कि चूंकि जो तथ्य है मंत्री जी को दे दीजिए। नहीं, तथ्य नहीं, मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी जवाबदारी से वो एफआईआर को पढ़ रहे हैं और उसी तरीके से माननीय मंत्री जी नकार रहे हैं, तो बड़ा विरोधाभास है। विरोधाभास है तो आप कल के लिए आधे घंटे की चर्चा स्वीकृत कर दीजिए उसमें, क्योंकि इतना बड़ा विरोधाभास सदन में जब आ रहा है तो निश्चित रूप से उसमें चर्चा होनी चाहिए। आधे घंटे की चर्चा कर रही है। गरीब के राशनों कार्ड है तुमन का। पहले इनके प्रश्न हो जाए। बस मेरा प्रश्न और एक पूरा प्रश्न है आपकी अनुमति से। एक प्रश्न और भी कर रहे हैं आपके साथ में। अध्यक्ष महोदय, माननीय सुशांत शुक्ला जी ने पिछले सत्र में भी पुराने विधानसभा में इस मामले को उठाया था, तो उनके संज्ञान में कोई जांच होना चाहिए था या उनसे कोई तथ्य मांगे जाने चाहिए थे। जो भी जांच हुआ प्रक्रियाधीन है बोल रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये मामला गंभीर है। अगर एक बार आपकी आसंदी से दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, या तो आप इसकी चर्चा आधे घंटे की बाद में करा लीजिए या फिर आप सदन से कोई हाई पावर कमेटी से इसकी जांच करा लीजिए। अगर गलत नहीं हुआ है तो वो भी आ जाएगा, गलत हुआ है तो वो भी आएगा। अगर गलत हुआ है तो दोषियों के ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि ये गरीबों के राशन का मामला है। एपीएल से बीपीएल अचानक हो जाना ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, कुछ अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कुछ बोला जा रहे हैं, आप उसमें आदेश कर दें अध्यक्ष। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाई पावर कमेटी या कोई हाई विधायकों की समिति से या विधायकों की समिति से करा लीजिए। बोलिए। प्रश्न संदर्भ से भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय उचित मूल्य दुकान जय माता दी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार विनोबा नगर के विक्रेता रवि परियानी द्वारा के विरुद्ध एफआईआर क्रमांक 0511 दिनांक 9/6/2024 दर्ज कराई गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिक दर पर खाद्यान्न वितरण के लिए एफआईआर दर्ज कराया गया। माननीय अध्यक्ष, अब और कोई अतिरिक्त जानकारी है तो आप दे दें। ये फिर गलत जवाब आया है। चलिए। अपराध दर्ज हुआ है यहाँ पर फर्जी एपीएल मैं पूरी कर रहा हूं ना, एपीएल को बीपीएल कन्वर्ट करने के नाम पर वो खुद जवाब दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से पुनः स्थापित कर रहा हूं कि एक विधानसभा की हाई पावर कमेटी इस विषय पर गठित की जाए ताकि सच सामने आ सके। आपको मालूम है कि यदि प्रश्न से संतुष्टि नहीं होती, उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जाएंगे तो उसका रास्ता हम निकालेंगे। इस पे कहां से आ गए? तो प्रक्रिया तय कर दिए ना अपन ने। कुछ अतिरिक्त है वो प्रक्रिया में आएंगे, वो पूछने का अनुमति दे दीजिए। चलिए। अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह कर रहा हूं केवल कि प्रक्रिया के अनुसार आधे घंटे की चर्चा इस पे रख ले तो मैं तथ्य प्रस्तुत कर आपका आग्रह आएगा, मैं लिख के देता हूं। अब चलिए। इसमें केवल ये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, सारी बातों को आपने इनकार कर दिया, प्रश्न उपस्थित नहीं होता, नहीं हुआ है, आप अपना जवाब देख लीजिए। और आखिरी में आपने कहा कि हाँ जांच कराई, तो ये कौन अधिकारी आपका जवाब बनाया? और जो गलत सलत जवाब विधानसभा में दे रहे हैं उसके खिलाफ में आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप अच्छे हैं मंत्री, ठीक है आप, लेकिन जो अधिकारी जो गलत सलत करा रहे हैं आपसे, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप उसको पढ़िए आप खुद। जब सारी बातों का आपने इंकार कर लिया तो जांच को क्यों फिर स्वीकार कर लिए? इसका मतलब है शुरू में लाइन में आपको स्वीकार करना चाहिए। चलिए, तो क्या उन खिलाफ उस अधिकारी के खिलाफ में कार्रवाई करेंगे आप, और जो वहां गड़बड़ियां है उनके खिलाफ में कार्रवाई करेंगे? आप जितनी बात कर रहे हैं उसको मैंने पहले ही उसका समाधान बता दिया। प्रक्रिया में आएंगे, आगे उसको देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 इंद्र कुमार साहू जी। श्री राजेश अग्रवाल मंत्री बनने के पश्चात आज सदन में पटल पर पहली बार उत्तर दे रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामना। चलिए प्रश्न करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी द्वारा
वर्ष 2022 से 24 के मध्य रायपुर जिला अंतर्गत ट्रस्टों की संपत्ति के अवैध विक्रय की 10 शिकायतों के प्राप्त होने की बात स्वीकार की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लोक न्यास की जमीनों को प्रबंधक कलेक्टर होता है, किंतु प्रायः देखा गया है कि ट्रस्ट की जमीनों के रिकॉर्ड के कैफियत खंड के जानबूझकर प्रबंधक कलेक्टर दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं द्वारा जमीनों को अवैध। साथ ही प्रायः यह देखा गया है कि जिला के कलेक्टर व एसडीएम तथा पंजीयक लोक न्यास द्वारा ट्रस्टों की वार्षिक ऑडिट कराने में लापरवाही के कारण जमीनों तथा धन कोष व निधि में अनियमितता व भ्रष्टाचार पकड़ में नहीं आते, जबकि जिले अंतर्गत सभी ट्रस्टों का प्रतिवर्ष ऑडिट कराया जाना कलेक्टर की जिम्मेदारी होती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि रायपुर जिले के 468 पंजीकृत ट्रस्टों में से किन किन ट्रस्टों का कितने वर्षों से ऑडिट नहीं हुआ है। दूसरा, ऑडिट में अनियमितता व देरी के लिए कौन कौन से अधिकारी व ट्रस्टी जिम्मेदार है। और तीसरा, जिन ट्रस्टों की 3 प्रश्न नहीं होता, एक एक प्रश्न करते जाइए जी। एक एक जवाब देंगे मंत्री जी। चलिए मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आप आज मुझे पहली बार उत्तर देने का अवसर मिला है। न्यास के जो एक्ट है 1951 का है महोदय, काफ़ी पुराना है और न्यास की संपत्ति काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। मेरे अंदाज से बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कभी देख रेख नहीं किया गया है, वास्तविकता है। और जो बिक्री की गई है 10 शिकायतें आई हैं, जिसकी जांच 2 हाईकोर्ट में 2 में हाईकोर्ट से विचार स्थगन है और 8 में पंजीयक जी के यहाँ इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ऑडिट का माननीय सदस्य महोदय ने जानकारी पूछी है, तो चूंकि प्रश्न में ये जानकारी नहीं मांगा गया था, इसके बारे में मैं जानकारी लेकर माननीय सदस्य जी को अवगत करा दूंगा। चलिए, और कोई प्रश्न? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय जी, एक और बाकी है। जिन ट्रस्टों के ऑडिट में विलंब हुआ है, क्या वहां जमीनों व धन कोषों में कोई अनियमितता व भ्रष्टाचार पाया गया है? माननीय मंत्री जी, मैं मंदिरों तथा धार्मिक न्यास की जमीनों तथा धन कोषों को संरक्षित करने के लिए सचिव स्तरीय जांच समिति गठित कराकर यह जांच कराएंगे क्या? सिर्फ 3 ट्रस्ट की शिकायत आई थी, जो प्रकरण चल रहा है और विगत 1 माह से लगातार सभी न्यास की जमीनों की पूरे रिकॉर्ड मंगाए जा रहे हैं और उनको सुरक्षित और संरक्षित करने का कार्रवाई चल रही है। ठीक, चलिए, प्रश्न क्रमांक 5। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में थोड़ा मेरा इसी में जी 4 नंबर में ये मेरे विधानसभा क्षेत्र से संबंधित जवाब आया है, इसलिए माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछिए, आप भी कुछ पूछिए। जानकारी चाहूँगा कि श्री रामचंद्र स्वामी ट्रस्ट, जिसको हम जयपुर साहब मठ के नाम से जानते हैं, उसकी ज़मीन बड़ी पैमाने पे बेची गया और उसमें बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार होने की आशंका है। ये धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है और क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस जमीन को बेचने के लिए विधिवत तौर पे परमिशन लिया गया था तो किस खसरा से और कितनी रकबा की और किसको बेचने के लिए परमिशन लिया गया था, ये मुझे जानकारी देने की कृपा करेंगे। रामचंद्र जी स्वामी ट्रस्ट जैथू साव मठ की जो भी जमीन बिक्री हुई है, उसमें 8 शिकायतें आई हैं, जिसका कि पंजीयक लोक न्यास के यहाँ प्रकरण चल रहा है और
बहुत जल्दी इसका निराकरण किया जाएगा और पूरी जानकारी उपलब्ध हो माननीय जाएगी। महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से ये जानकारी चाहा था कि वो जमीन की बिक्री तो हुआ है, लेकिन किस खसरा से कितनी रकबा और किसको बेचा गया। चूंकि परमिशन अगर लिया गया होगा तो इसकी जानकारी तो परमिशन में आया ही होगा। तो मैंने यही जानकारी चाह रहा था कि किस खसरा नंबर से कितनी जमीन और किसको बेचा गया, और प्रकरण होना अलग विषय है, चूंकि बेचा गया है इसलिए मुझे इसकी जानकारी चाहिए था। चूंकि प्रश्न में नहीं था ये, मैं इसका जानकारी लेके उपलब्ध करा देंगे, उपलब्ध करवा दूंगा। प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध करा देंगे आप। प्रश्न जुड़ा हुआ है, प्रश्न में स्पष्ट पूछा गया है कि कितनी शिकायतें इस जमीन को बिक्री को लेकर के किया गया है। जवाब में आया है कि 8 शिकायत इस जमीन की बिक्री को लेकर के किया गया है, और उसकी जानकारियां मेरे पास जब मैंने पता किया, जिसको उत्तर को देखा तो स्पष्ट तौर पे यह है माननीय महोदय कि इसको अपर कलेक्टर के यहाँ शिकायत होने के बाद अपर कलेक्टर ने निर्णय भी दिया है कि लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 14 के तहत नियम का उल्लंघन पाए जाने पे इसका निर्णय पंजीयक लोक न्यास कर सकता है। उन्होंने इतना मार्गदर्शन दिया है, चूंकि अधिकार पंजीयक लोक न्यास को है, लेकिन 1 साल बीतने के बाद माननीय महोदय इसमें पंजीयक लोक न्यास ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। इस विषय को लेकर इतना लंबा आपकी जानकारी है तो अगली बार प्रश्न में आ जाइए आप, आपका प्रश्न रहेगा तो पूरा जवाब भी स्पष्ट आ जाएगा अगले सत्र में। श्री किरण देव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री जी की ओर एक प्रश्न ये है कि कृपया ये बताने का कष्ट करेंगे कि जगदलपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और आपके द्वारा एमआरडीए हीमो डायलिसिस पोलिएटिव केयर तो और कैंसर क्लिनिक, अब इसका निर्माण किया जाना है। कृपया ये बताएं कि अगर इसका निर्माण किया जाना है तो इसकी स्वीकृति कब प्रदान की गई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति 12 जून 2025 को प्रदान की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, आशय यही था कि एमआरडी बिल्डिंग और कैंसर क्लिनिक का ये स्वास्थ्य बस्तर के स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ मामला है, और 12 जून 2025 को अगर जारी किया गया है तो ये बताने का कष्ट करेंगे कि 6 माह पश्चात अभी तक किस किस प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है ये कार्य योजना, जिसमें कि टेंडर की क्या स्थिति है, उसकी स्वीकृति के पश्चात अगर ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है तो इतनी लंबी अवधि सिर्फ टेंडर प्रक्रिया में चले जाना, और बस्तर को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के और आगे बढ़ाने की दृष्टि से ये निर्णय स्वागत है, धन्यवाद है सम्मानीय मंत्री जी का। लेकिन इस 6 महीने तक टेंडर की प्रक्रिया में अभी तक क्या स्थिति है ये स्पष्ट कर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदय का जो क्षेत्र है जगदलपुर, पिछले 7-8 महीना पहले हम लोग उधर प्रवास में गए थे, तो माननीय सदस्य जी ने अपने विधानसभा क्षेत्र के जो जगदलपुर है उसमें 3 महत्वपूर्ण लोक महत्व के जो डिलीवरी से संबंधित जो माताओं के लिए जो एमआरडी है, डायलिसिस के लिए वहाँ पे जो वेटिंग होता था उसके लिए भी इन्होंने मांग की थी, और जो कैंसर यूनिट जो पैलिएटिव केयर है उसकी भी मांग की थी। उसको देखते हुए 4,11,99,000 का एमआरडी भवन एवं 4,36,82,000 का हीमोडायलिसिस एवं पैलिएटिव केयर माननीय सदस्य महोदय के मांग के अनुरूप स्वीकृति की घोषणा की गई थी, और उस राशि को डीएमएफ फंड से कराए जाने हेतु निर्णय लिया गया था, और उसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी को बना दिया गया। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि वो एक टेक्निकल भवन होता है, इसमें जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसके अनुरूप इस भवन को बनाना होता है, इसलिए जो विशेषज्ञ टेक्निकल व्यक्ति हैं उनके माध्यम से प्राइवेट एजेंसी हायर करके कंसल्टेंट के माध्यम से इसकी पूरी डीपीआर बनवाई गई, और डीपीआर बनवाकर पीडब्ल्यूडी को दिया गया। चूंकि 2 करोड़ से ऊपर का निर्माण है, ऐसा पीडब्ल्यूडी विभाग में शायद है कि 2 करोड़ से ऊपर की राशि उनको जिला स्तर में
स्वीकृत करने का, टीएस करने का अधिकार नहीं होता है, वो राज्य में भेजते हैं और ईएनसी के माध्यम से स्वीकृति के पश्चात उसके जो एस्टीमेट है फिर से टेंडर जारी होता है। उसकी माननीय अध्यक्ष महोदय टेंडर प्रक्रिया जारी है और मैं माननीय सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा कि वो सुखद क्षण आ रहा है जब बस्तर के लोगों को एक बड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। 24 दिसंबर को उसका टेंडर खुलेगा और चूँकि आप अभी पूछेंगे कि कब तक निर्माण काम चालू करेंगे, तो मुझे लगता है जनवरी में भूमि पूजन हम लोग कर पाएंगे और जल्द ही उसका निर्माण पूर्ण होगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो विषय है वो विषय इतना ही है कि अगर 6-6 महीना में 8-8 महीना में टेंडर की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं होगी, निर्माण का जब शुरुआत नहीं होगा, वो कब जाके समाप्त होगा। मैं सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं का मामला इसलिए क्योंकि एक और विषय है इसी से रिलेटेड, उसको मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से, कि हमारे यहाँ पे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भी प्रारंभ होने का है। उसकी सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, निर्माण कार्य हो चुका है, एमओयू तक कंप्लीट हो चुका है जो मुझको जानकारी है। अब ये भी शीघ्र चालू हो तो कब तक इन सब कामों का, क्योंकि बस्तर का विषय जब भी आता है तो स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा रहता है, बार बार वहाँ से विशाखापट्टनम या रायपुर वहाँ से रिफर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाए निश्चित समयावधि में तो ये हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही चाहता हूँ कि ये सारी प्रक्रिया शीघ्र हो और इसका समय निर्धारित होना चाहिए। तो कृपया ये बताएं कि ये भी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी कब तक वो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी की चिंता जायज है क्योंकि बस्तर क्षेत्र में जो जब भी अब तो नक्सल ऑपरेशन के माध्यम से नक्सल मुक्त बस्तर बन रहा है, लेकिन अक्सर झड़प में हमारे जवान घायल होते हैं या वहाँ सिविलियन जो काफ़ी गंभीर घायल होते हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके लाना पड़ता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि हम बस्तर के लोगों को एयरलिफ्ट करके नहीं लाने देंगे, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास करेंगे। और मैं सदन में बड़ी जिम्मेदारी से माननीय सदस्य महोदय को आश्वस्त करता हूं कि अगले महीने जनवरी माह में ही सुपर स्पेशलिटी को हम शुभारंभ कर देंगे और आपके ये तीनों कार्य जनवरी में भूमि पूजन होकर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। धन्यवाद। क्रमांक 5 श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की एक महती योजना है और इसका उद्देश्य लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मैंने पूछा है और उन्होंने जवाब दिया, केवल विधानसभा का है बिल्हा का, कि 211 कार्य लक्षित है। इतना लंबा उत्तर है, आपको समझ में आ गया ना? आपको अभी पता लग जाएगा ना? एक पेज का है तो समझ, हाँ, तो समय लगता है ना? नहीं लगेगा समय। उसमें 211 कार्य लक्षित है, उसके विरुद्ध में 92 पूर्ण है और 119 अपूर्ण है। मंत्री जी का जवाब है कि समय सीमा बताना संभव नहीं है कि कब तक पूरा कराएंगे। अब मैं मंत्री जी से इस विषय में ये जानना चाहता हूं कि इसके भुगतान की प्रक्रिया क्या है। इसमें अपूर्ण है, कब तक पूरा होगा संभव नहीं है, लेकिन उनको भुगतान पूर्ण रूप से 11,315 लाख रुपए राशि का भुगतान कर दिया है। उसमें परिशिष्ट में केवल 1-2 देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। झलफा 167 लाख, कार्य अपूर्ण, भुगतान से हेतु राशि कुछ नहीं, आप देने की जरूरत नहीं। ऐसा ही इनका मतलब 111 जो नल जल योजना जो है वो 111 का पैसा इन्होंने पूरा दे दिया है और कार्य अपूर्ण है। तो मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि उसको पूरा कैसे कराएंगे और जब कार्य पूर्ण नहीं हुआ, सत्यापित नहीं हुआ है, तो पूरा भुगतान उनको कैसे कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिल्हा विधानसभा के लिए जो वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न किया है कि 92 कार्य पूर्ण हुए हैं, 119 कार्य अपूर्ण है। भुगतान की प्रक्रिया ऐसे होती है कि ठेकेदार
काम करता है, बिल सबमिट करता है और उसके बाद सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करता है, एसडीओ मूल्यांकन करता है, फिर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी नियमानुसार मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन करने के बाद वो बिल आता है और फिर अलॉटमेंट जारी होता है जल जीवन मिशन के कार्यालय से और उस अलॉटमेंट के आधार पर भुगतान होता है। जितना काम हुआ है, जितना मूल्यांकन हुआ है, केवल उतनी राशि का ही भुगतान सामान्यतः होता है। तो जो भुगतान हुए हैं वो मूल्यांकन के आधार पर हुए हैं, संपूर्ण काम का भुगतान नहीं हुआ है। भुगतान के मामले में बहुत सारे निर्देश हमने जारी किए हैं। हमने निर्देश जारी किया है कि जब तक पूरी तरह से काम पूर्ण नहीं होगा, हर घर तक पानी नहीं आएगा, 70% से अधिक उस राशि का भुगतान नहीं करेंगे। और इसलिए अतिरिक्त भुगतान का कोई विषय नहीं है, जितना काम किया गया है उतनी ही राशि का भुगतान हुआ है। पहले कार्य जो है पूर्ण होने के बाद ठेकेदार भुगतान के लिए घूमते थे। अभी ये स्थिति है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, पैसे उसको दे दिए, अब कार्य पूरा कराने के लिए ठेकेदार के पीछे घूम रहे हैं। ये स्थिति है और इसलिए आपने कॉलम में लिखा है कि भुगतान हेतु शेष राशि, आपने लिखा है कि भुगतान हेतु शेष राशि पूछ ली है। तो आपने भुगतान तो कर दिया और आपने ये भी स्वीकार किया कि काम अपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष तो महोदय, आप मैं बस एक बार आपसे पूछ लेता हूं मैं, आप एक जगह को बता दीजिए झलफा, इसकी स्वीकृति की राशि की कुल राशि कितनी है और कितना भुगतान हुआ है, और ये अपूर्ण है तो कब तक पूरा किया जाएगा, एक केवल बताइए। 111 है। मोला लगता है तो 2047 में हो ही पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, भुगतान के विषय में फिर से स्पष्ट करूंगा, काम अपूर्ण है इसका मतलब वो योजना पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, पर पूर्ण नहीं हुआ है मतलब काम कुछ भी नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। जितना काम हुआ है, काम पूर्ण नहीं हुआ है, काम अपूर्ण है, जितना काम हुआ है उसका मूल्यांकन हुआ है, जितना काम किया ठेकेदार ने, उस मूल्यांकन के आधार पर सब इंजीनियर, एसडीओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ये 3 स्तर पर मूल्यांकन की प्रक्रिया है, नियम है, उसके आधार पर मूल्यांकन हुआ है और भुगतान हुआ है। तो काम अधूरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 111 में केवल एक प्रश्न किया हूं उसको, एक गांव का, एक योजना का, कि उसकी स्वीकृति आपने कितने की है, उसका लागत क्या है और भुगतान आपने कितना किया है। मैं तो एक का पूछ रहा हूं ना, आपको 111 नहीं पूछ रहा हूं। और जो स्थिति है, 2 साल निकल गया है, 92 का आप बता रहे हैं आधी अधूरी, ये 111 आने वाले 3 साल में भी पूरा होने वाली नहीं है। जो गति चल रही है, ये बहुत गंभीर मामला है और इसलिए सारे कॉलम आपके पास में है। तो मैं तो केवल एक का पूछ रहा हूं ना, आपको ही पता लग जाएगा कि उसकी स्वीकृति राशि कितनी है और कितना भुगतान हुआ है, उसका कितना अपूर्ण है, कि कब पूरा कराएंगे। एक का केवल मैं पूछ रहा हूं। तुम्हारा विजन याद है ना, विजन बिल्हा विकास खंड का है माननीय सदस्य जी, या पथरिया विकास खंड का गांव? झलफा। हाँ हाँ जी, झलफा जो है बिल्हा का है। झलफा। झलफा का पूछा माननीय सदस्य जी। गांव का नाम बताइए ना, क्या पूछ रहे हैं आप? झलफा 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 की झलका, बिलासपुर जिला। और खुद पूछने वाला तो भूल आगे। वही बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, लागत की कितनी लागत का वो टेंडर हुआ है, कितने का काम है, वो मैं अलग से माननीय सदस्य को दे दूंगा। जो उत्तर पूछा है कि कितने पूर्ण कितने अपूर्ण, वो उत्तर दिया है।
फिर से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, फिर से मैं बहुत योजना के बारे में बात किया है, 11 के बारे 111 के बारे में नहीं पूछा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आप भुगतान के प्रक्रिया बता रहे हैं, भुगतान में आपने कहा उतना ही दिया, टोटल स्वीकृति कितनी है, धर्म पता जी लग सक्षम है जाएगा अपने स्वीकृति प्रश्न कितने, पूछने कितना में। भुगतान हुआ है। चलिए पूछिए। एक कब पूछा हूं मैं, चलिए एक का बता दीजिए। तो स्वीकृति नहीं बताएंगे तो फिर कैसे होगा कि आधा अधूरा है, पैसा उनको दिए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रश्न में कितने लागत का वो काम है ये पूछा नहीं गया है, अलग से मैं जानकारी उनको उपलब्ध करा दूंगा। कितना काम हुआ है, कितना भुगतान हुआ है ये पूछा गया है, ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया है और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि भुगतान करने की एक निश्चित प्रक्रिया है। सब इंजीनियर उसका मूल्यांकन करते, ठेकेदार के बिल प्रस्तुत करने के बाद जितना वो काम करता है उसके आधार पर वो बिल सबमिट करते हैं, उस बिल का वेरिफिकेशन होता है, सब इंजीनियर करते हैं, एसडीओ करते हैं, कुछ पैमाने में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर करते हैं, उसके बाद वो बिल सबमिट होता है, फिर अलॉटमेंट होता है, तब भुगतान होता है। बिना काम के भुगतान का कोई विषय नहीं है। भुगतान को लेकर बहुत कठोर निर्देश हमारी सरकार बनने के बाद हमने जारी किया है कि जब तक हर घर में पानी नहीं आएगा तब तक किसी भी ठेकेदार को 70% से अधिक भुगतान नहीं करना है, ये निर्देश दिया हुआ है। चलिए और कोई प्रश्न आपका? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हमको भुगतान होना नहीं होना अलग विषय से आगे है, बढ़िए शुद्ध ना पेयजल आप कब तक मिलेगा ये बता दें मंत्री जी। 2047 तक कहा था, आपके नियत पर भी नहीं है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो केवल ये असल में कि 111 अपूर्ण है और उसमें लिखा है कि कब तक पूरा करेंगे वो बताना संभव नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो पूरा नहीं होगा क्योंकि पैसा अपन ने दे चुका है और ठेकेदार के पीछे हम घूम रहे हैं और अधिकारियों के कहने से ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। अरे अधिकारी उधर बैठे हुए हैं, जवाब दे देना। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है, अगला प्रश्न में आइए आप। आ रहा हूं मैं, कुल 3 प्रश्न करना है अध्यक्ष महोदय, जल्पा से आगे बढ़ो। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आपकी एक कमेटी बनी, उस कमेटी के द्वारा बैठक की गई 17/2/25 को, अनुशंसा की गई और उसमें जो कूट रचित दस्तावेज है उसकी जांच करें, उसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई करें। 7 लोगों में आपने एक विजय वी सालुखे के खिलाफ में एफआईआर कराई, सेम दस्तावेज बाकी लोगों ने उपयोग किया, उसके खिलाफ में आपने कोई एफआईआर नहीं कराया। ठीक है, उसी दस्तावेज का उपयोग करके उन्होंने अरबों रुपए का काम ले लिए, कूटरचित फर्जी दस्तावेज। दूसरी बात, फिर उसमें आपने खंड स्तर पर कार्यपालन अभियंता, मंडल स्तर अधीक्षण अभियंता, इनको आपने जांच करने के लिए एक आदेशित हुआ। जो 100 रुपए के स्टाम्प उन्होंने ऑनलाइन किया था उन्हीं को उन्होंने सही मान लिया। उनको आपने कहा कि इनके दस्तावेज का जांच करो, उन्होंने दस्तावेज का जांच नहीं किया, वो एक एफिडेविट दिया 100 रुपए का, उसका जांच कर लिए। अब इतने जवाबदार अधिकारी हैं कि कूटरचित दस्तावेज का जांच करना है कि एफिडेविट का जांच करना है, और बहुत अच्छा लिखा है उसमें। आप क्या चाहते हो? मैं बता रहा हूं उसको, मैं प्रश्न चाहता हूं वो करिए ना। करेंगे नहीं। प्रश्न करिए ना आप। संबंधित फर्मों के द्वारा प्रस्तुत 100 रुपए के स्टाम्प में दिए गए शपथ पत्र के आधार पर ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों को सही मानते हुए अभिलेखों की जांच की गई। आप प्रश्न मतलब कर लीजिए, एफिडेविट छोटा। को उन्होंने, मैं ये चाहता हूं, हाँ वही बताइए। जब आपने एक के खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया, उसी दस्तावेज का उपयोग करके दूसरे ने लाखों रुपए करोड़ों रुपए का टेंडर ले लिया, उनके खिलाफ में एफआईआर आपने क्यों नहीं किया? अधिकारी उनको क्यों बचाना चाहते हैं, ये बताएं। ठीक, बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजनाओं 70 जल समूह प्रदाय योजनाएं स्वीकृत की गई, जिसमें से 12 जल समूह योजनाएं ज्वाइंट वेंचर बनाकर उसका आवंटन किया गया। आवंटन करने के बाद
मिसर्स विजय सालुंके के अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत हुई कि ये फर्जी है, फोर्ज है, सही नहीं है। जैसे ही शिकायत मिली, हमने तुरंत जहां से वो जारी हुआ था, नगर पालिका कराड़ महाराष्ट्र, वहां से उसका सत्यापन कराया। सत्यापन में ये पाया कि ये सर्टिफिकेट वहां से जारी नहीं हुआ है। उसके आधार पर फिर कार्यवाही प्रारंभ हुई। कार्यवाही जो अपेक्स कमेटी होती है जल जीवन मिशन की, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने निर्णय किया कि सभी को ब्लैक लिस्ट करेंगे, टेंडर निरस्त करेंगे और मेसर्स विजय सालुंके जिसका डॉक्यूमेंट फोर्ज है उसके खिलाफ एफआईआर किया जाए। एफआईआर किया गया है, वो मामला विवेचनाधीन है और मामला जब पुलिस के सामने विवेचनाधीन है और ये जो 6 अन्य फर्म थे जो जॉइंट वेंचर बनाए, इन्होंने भी मेसर्स विजय सालुंके के खिलाफ कंप्लेंट किया कि हमारे साथ इन्होंने चीट किया, हमको फर्जी दस्तावेज दिया। और अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जिनकी संलिप्तता मिलेगी उन सब पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है। चलिए आप पूछ लीजिए एक मिनट, इनका कोई प्रश्न है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न और है। मैंने तो 3 प्रश्नों की बात किया है कुल, बहुत लंबा। मेरा अंतिम जो प्रश्न है कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया और आपने कहा कि अब उसमें कार्रवाई करेंगे, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या आदेश किया? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस बात को मैं 24 से उठा रहा हूं, 2-3 बार आ गए सदन में, उस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय उसी आदेश किए हैं जिस बात को हम उठा रहे हैं, अब उसमें बोल रहे हैं कि अब कार्रवाई करेंगे। तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो चुका है, क्या आदेश किए हैं और उसको कब तक कार्रवाई आप करेंगे? चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अपेक्स कमेटी का निर्णय हुआ, उस आधार पर जिला जल स्वच्छता समिति के सचिव के नाते एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। तो जो अन्य 6 फर्म है वो उच्च न्यायालय में गए कारण बताओ नोटिस और अपेक्स कमेटी के निर्णय के खिलाफ। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 7/3/2025 को शोकाज नोटिस और अपेक्स कमेटी के निर्णय को निरस्त किया और सुनवाई देकर फिर से आदेश करने के लिए कहा। माननीय उच्च न्यायालय ने जब आदेश किया तो स्पेसिफिक रूप से डायरेक्शन हुआ कि इसका निराकरण मुख्य सचिव करें। लेकिन जो जल जीवन मिशन के गाइडलाइन है उसमें हाई पावर कमेटी अपेक्स कमेटी है जिसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं, अन्य 9-10 सदस्य हैं। तो उसका क्लेरिफिकेशन के लिए शासन की ओर से रिव्यू पिटीशन पेश हुआ। रिव्यू पिटीशन का आदेश 27/11/2025 को हुआ। उसके आधार पर यह मामला फिर से विचाराधीन हुआ अपेक्स कमेटी में और अपेक्स कमेटी ने अभी उस पर निर्णय किया है 20/12/2025 को। और उसके आधार पर फिर से जो पूर्व में निर्णय लिए गए थे ब्लैक लिस्टिंग और एफआईआर का, वो यथावत रखा है। उसके अनुरूप अब आवश्यक निर्देश जारी हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप दोनों बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रसिद्ध वकील रहे हैं और इतनी लंबी बहस चलाने का, चूंकि आप 2 बड़े अधिवक्ता हैं इसलिए मैंने समय बहुत दिया और मुझे ख्याल है दोनों संतुष्ट हो गए। आप कुछ पूछ रहे हैं? इसी पे बहुत छोटा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का एक उत्तर आया कि 70% भुगतान किया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं किया जाएगा। मेरा एक प्रश्न है, इतनी मोटी परिशिष्ट आई है आज, पूरे जल जीवन मिशन में जांच करें, एफआईआर करें, 70% भुगतान करें, यह विषय नहीं है। विषय यह है कि जो गांव समस्याग्रस्त है, जहां बिना जल स्रोत के निर्माण किया गया, वहां जल स्रोत कितने दिन में आप उपलब्ध करवा देंगे? चाहे वो उसको बिलासपुर के संदर्भ में ले, चाहे धमतरी के संदर्भ में ले ले, चाहे कहीं रामानुजगंज के संदर्भ में ले लें, कि जहां जल स्रोत नहीं है वहां बनाया दिया गया, तो जल स्रोत कितने दिन में उपलब्ध करवाएंगे आप उन गांव में? ये और परियोजना पूरी तरह चालू हो।
और यदि नहीं करवा सकते हैं तो जो ऐसा निर्माण कार्य कहीं पे भी किया गया है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे क्या? भुगतान 70% से किसी समस्या का हल नहीं हो रहा है। और पैसा नहीं तो वापस करवावा सब ला। चलिए मंत्री तोर जी किए के धरे हरे तोर बोल दो तो गड़बड़ हो जाए। अजय जी बैठिए। मंत्री जी के उत्तर में संदर्भ आया 20/12/2000 अध्यक्ष जी 1 मिनट 20/12/2025 का उल्लेख किया, तो ये तिथि में भ्रम है या तिथि की गलत वो है आपके उत्तर में? अध्यक्ष महोदय आप मेरे को बैठा दिए, 20/12 आया नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अधिकारी कुछ भी लिख करके भेजते हैं ना, उस तिथि का संशोधन कर ले, तो 20/12 संशोधन कर ले। क्षमा चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, 2/12/2025 है। प्रश्न क्रमांक 7 विक्रम मंडावी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा उत्तर नहीं दिलवाया माननीय अध्यक्ष जी। 2047 से मिली बैठ गए। आपने ध्यानाकर्षण कर दिया, बड़ी बात है वो। अरे ध्यानाकर्षण तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधित उत्तर तो जस्ट 5 मिनट पहले मिल रहा है हम लोगों को, जो जबकि पहले मिलना चाहिए, संशोधित उत्तर पहले मिला है। तो मैं माननीय मंत्री जी से भी पूछना चाहता हूं, जो मेरे प्रश्न के उत्तर में कि जो आरबीसी 6/4 के तहत जो नदी में डूबने या बाढ़ में बहने या प्राकृतिक आपदा जो जनहानि होता है, उसमें 4-4 लाख जो मुआवजा की पात्रता है, आपने कितना कितना दिया? चलिए समय कम है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगस्त महीने में 26, 27, 28, 29 को जो भारी वर्षा हुई और उस वर्षा से बस्तर संभाग के 4 जिले प्रभावित हुए हैं और इन 4 जिले में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी दौरा किए हैं और वहाँ पे तत्काल राहत सहायता और जो शासकीय और निजी संपत्ति की जो क्षति हुई है उनकी भरपाई के लिए निर्देश दिए हैं। माननीय विधायक जी जानकारी चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो जनहानि हुई है 4-4 लाख रुपया। हाँ बोलिए। 4-4 लाख रुपया जो देने का जो पात्रता नियम है, उसमें आपने कितना कितना दिया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, आरबीसी के तहत वहाँ पे जनहानि में 4 लाख रुपया देने का प्रावधान है और वहाँ पे बस्तर संभाग में कुल 12 लोग उसमें मारे गए हैं, तो उनको 4 लाख रुपए के हिसाब से पूरा उसको भुगतान कर दिया गया है। तो आपने जो आपने जो 4-4 लाख जो जानकारी मुझे जो दिया है, उसमें दोनों में डिफरेंस अंतर है। अब 4-4 के बाद जो नियम है उसमें है और उसमें अंतर है, दोनों जो राशि आपने बताया उस दोनों में अंतर आ रहा है। नहीं, 4-4 लाख रुपया ही प्रावधान है और उतना ही ये जो जानकारी उसमें अंतर है। पहले दूसरा, आपने जो बीजापुर जिले में जो 6 टारियों के लिए 1,02,44,00,000 देने बताया है, तो 6 काम कौन कौन सा नाम बताएंगे? थोड़ा आराम से धीरे से पूछिए, समय ज्यादा है इसलिए। ऐसा पूछेंगे तो फिर बता नहीं पाऊंगा मैं। 6 काम कौन कौन से बीजापुर में जो मरम्मत चल रहा है उसका नाम बताइए। आपके पास मंत्र है, इधर उधर पूछे, सीमांकन करवा दो। 6 काम के नाम बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे मैं तो पूरा ब्यौरा देना चाह रहा था। 6 नाम बता दो ना, अब 6 नाम पूछ रहे हैं। 6 नाम जो हुए हैं मरम्मत के, उसको बता दीजिए। राशि बताएं, आप नाम नहीं बताएं। देखिए, जिला बस्तर से 7 लोग हैं, सुकमा से 3 जिला बीजापुर और बीजापुर से 2 लोग हैं और इनको आरबीसी के तहत 4 लाख रुपए के हिसाब से इनको पूरा भुगतान हो चुका है। मैंने नाम बताया आपको, नाम जो मरम्मत चाह रहे हैं उनके नाम पूछा था मैं, जो स्वीकृत आपने दिया है राशि, देखिए नाम बताया था। मरम्मत कार्य के लिए 187 करोड़ 34 लाख का हमारे पास ये प्रक्रियाधीन है। इसमें आपने बीजापुर जिले के लिए 6 टाम बताया है, उस 6 टाम के लिए राशि बताया। वो राशि नहीं पूछ रहा हूं मैं, टाम के नाम पूछ रहा हूं। कौन से वो 6 टाम है, कहां का 6 टाम है, उसका नाम पूछ रहा हूं। बता रहा हूं। प्रश्नकाल समाप्त, कृपया बैठें। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूंगा। आप बैठे होंगे। पिछले 18 अगस्त से तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा छत्तीसगढ़ के एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया था। उनकी मांगे वो थी जो मोदी की गारंटी में शामिल थी। उन्हीं मांगों को लेकर वे पिछले
महीने भर से ज़्यादा राजधानी रायपुर में डटे रहे और अपने अपने इलाके में अपने अपने जिलों में भी लगातार प्रदर्शन करते रहे। हड़ताल के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्वास्थ्य मंत्री और जो भाजपा अध्यक्ष है किरण देव की पहल दोनों के बीच उनकी कुछ मांगे जो है उनको पूरा करने का आश्वासन मिला, जिसके बाद एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली। मगर 2 माह से ज़्यादा बीत गए हैं इस बात को लेकर और उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। इससे वो काफ़ी परेशान है। लगभग 16,000 से ज़्यादा ऐसे एनएचएम परिवार हैं जो अभी भी अपनी दिक्कतों से सामना कर रहे हैं। हड़ताल के बाद जो उनकी जो आश्वासन मिला था उस पर वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो इसी सभी संबंध में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एनएचएम के कार्यकारी अध्यक्ष श्याम मोहन दुबे जी। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे क्या क्या परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मतलब महीने भर आप हड़ताल में थे अपनी मांगों को लेकर। एक नियमितीकरण बहुत ही बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी रखा था और उस मांग को मनाने के लिए आपको रोड पे भी आना पड़ा, हड़ताल पे भी आना पड़ा। उसके बावजूद भी वह मांगे जस की तस है। साथ ही साथ जो समय आप लोगों का जो बर्खास्तगी हुआ था उसको वापस लेने की भी बात कही गई थी। ये सब बातें तो हो गई, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ हो पाया है? क्या कोई प्रोग्रेस है इस पर? नवीन भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से यहाँ पे जन तक हमारी बात पहुँचाने के लिए और वहाँ तक जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए उसके लिए सबसे पहले न्यूज़ 36 का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैन्युफेस्टो बीजेपी ने बनाया था उसमें लिखा था कि 100 दिवस के भीतर हम कमेटी बना करके संविदा, अनियमित, दैनिक वेतन भोगी और जितने भी इस तरह के कैडर में जो आते हैं उनके लिए उनके हित में कार्य करने के लिए कहा था। जैसे कि ग्रेड पे का वो करना, ग्रेड पे बनाना और जिस तरह से स्वास्थ्य अगर खराब होता तो उन्हें सवैतनिक अवकाश मिलना, ट्रांसफर नीति और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो हर किसी के जीवन में ये महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता हर किसी कर्मचारी अधिकारी को होती है और उसी तरह से संविदा कर्मचारी को भी वो सारी चीजों से का सामना करना पड़ता है, तकलीफों का। तो वो सारी चीजों पे बातें होनी थी, परंतु 100 दिन ही नहीं बल्कि 2 साल बीत जाने के बाद और हमारी संगठन के ओर से हम लोगों ने लगभग 180 बार अनुनय विनय आवेदन निवेदन किया था। ऐसे कोई भी मंत्री नहीं छूटे थे, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक और ये 14 मंत्री जो बने सबके पास हमने अनुनय विनय किया था। 180 बार हम लोगों ने अपनी आवेदन उन्हें दिया था कि ये हमारी मांगे हैं और ये हमारी मांगे ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया वो वादा है जिसे 100 दिवस के भीतर उन्हें पूरा करना था। नहीं होने के कारण हम लोगों ने 1 मई मजदूर दिवस को 2025 को हम लोगों ने 1 दिवस का आंदोलन करना चाहा। माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने हमें बुलाया और उन्होंने हमारी बातें सुनी और उन्होंने कहा कि यार आप लोग का तो सारा मांग जायज ऐसे है कि जैसे अगर किसी की मैटरनिटी लीव है और उसे और भी छुट्टी की आवश्यकता है, कुछ कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया है तो वो उसे उस पीरियड का उसे तनख्वाह नहीं मिलता। हम चाहते थे कि जो मैटरनिटी लीव है वो और बढ़ाया जाए जैसे रेगुलर वालों का होता है उस तरह से हो। और इसके बाद साथ में होता है ट्रांसफर नीति कि जैसे अगर किसी की पत्नी बीजापुर में है और कोई कवर्धा में है तो आपस में ये लोग रहे तो म्यूचुअल जो ट्रांसफर का नीति है वो बनाई जाए। पोर्टल हो जिसमें ओपन सबके ट्रांसपेरेंसी हो कि लोग देखे कहाँ पे खाली है, इस जगह में मैं जा सकता हूँ या उस जगह पे। तो इस तरह की ये लोग आपने समन्वय बनाते हुए म्यूचुअल जो ट्रांसफर है उसकी नीति अपनाई जा सके। सबसे दुखद बात आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ अभी 2023 से जब गवर्नमेंट बनी थी भारतीय जनता पार्टी की उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कांग्रेस के जो थे उन्होंने घोषणा किया था 27% हर एक संविदा अनियमित और दैनिक वेतन भोगी के वेतन में बढ़ोतरी।
और हमें जो स्वास्थ्य के जो स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी, उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिला हुआ है। और इसको जब हम हड़ताल में थे, हमने इसको मुख्य रूप से रखा कि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है एनएचएम के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी। अगर कर्मचारियों का ही स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से अगर वो अस्वस्थ होंगे तो लोगों का क्या स्वास्थ्य सेवा वो कर पाएंगे। बहुत ही दुर्दशा की स्थिति से आज छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी गुजर रहे हैं। उन्हें सिर्फ भोजन और रहने की व्यवस्था हो पाती है, न तो वो अपने बच्चों के भविष्य की व्यवस्था कर पा रहे हैं, न ही अपने बड़े बुजुर्गों का घर में माँ बाप का या उसकी सेवा के लिए अगर सोचे तो उनके पास उतने पैसे नहीं। सबसे बड़ी बात, न तो कोई होम। अभी जैसा सुनने में मतलब आ रहा है, जैसे आप लोग कलेक्टर के पास हर जिले में फिर से जा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जो बातें जो मांगे जो मानी गई है, जो आश्वासन आपको मिला है, 2 महीने तो बीत गए, पूरा ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि कैबिनेट में इसको रखने की बात कही गई थी, जो बर्खास्त आप लोगों के जो कर्मचारी हैं उनको वापस लेने के लिए, या जो वेतन जो है उसको लेकर कैबिनेट में 3 कैबिनेट भी हो गए। इसके बाद आपके हड़ताल के आश्वासन खत्म होने के बाद तीनों कैबिनेट में आपकी कोई चर्चा नहीं हुई। आपके संगठन में इसको लेकर क्या अब रणनीति बन रही है कि हमको क्या करना चाहिए अपनी मांगों को फिर से सरकार को याद दिलाने के लिए? क्या फिर आप हड़ताल की तरफ जाने के लिए अग्रसर होंगे, या किस तरह की रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि सरकार पर दबाव बने कि भाई आपने जो आश्वासन दिया था जिसके कारण हमने हड़ताल वापस ली थी, हमारी स्थिति अब तो और भी बदतर है, वेतन 2-2 महीने से नहीं मिला है, किसी का घर नहीं चल पा रहा है, किसी घर में बीमार माँ बाप हैं, बच्चे को फीस है, कई प्रकार की बातें हैं। तो क्या रणनीति अब आगे चल के है, क्योंकि शासन को शासन की जो वो नीति है, जो काम है, उसको तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आगे अब क्या करने की सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, ये तो बहुत ही चिंता है और हमारे लिए धर्म संकट भी है। जिस तरह से माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री किरण सिंह देव जी और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, इन दोनों ने अगुवाई करके और अपने विश्वास में लेते हुए हमें माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष बैठाया था, उनसे बात की गई थी और उन्होंने बहुत ही सौहार्दपूर्वक और बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह से परिवार के अपने छोटे सदस्यों को समझाया जाता है, उनकी तकलीफों को समझकर उनकी तकलीफों को दूर करने की बात की जाती है, इस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि हम जो 5 जो आपकी ये जो मांगे हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम तुरंत लागू कर सकते हैं, उसे हम अभी करते हैं। और 5 में जो है वो केंद्र शासन का, उसमें हमें समर्थन और प्रस्ताव की आवश्यकता है, जिसे हम प्रस्ताव बना करके वहाँ केंद्र में भेजेंगे। तो हमने उस बात पे भरोसा किया था और वो उन शब्दों का हम आज भी सम्मान कर रहे हैं, परंतु आज 2 महीने होने के पश्चात भी समय पर तनख्वाह न मिलना, और आपको नवीन भाई मैं बताना चाहूंगा कि इस बार 16,500 स्वास्थ्य संविदा भाई बहनों के घरों में दिवाली में दिया नहीं जला है, काली दिवाली मनाई गई है। और इसमें हमारे जो जितने भी जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया था, उन्हें एक बार सोचना होगा, समझना होगा कि ये क्यों हुआ है, और जिसके लिए अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अगर निराकरण नहीं होता है तो निश्चित तौर पे कुछ आगे हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो 25 साथी हैं, जिसमें एक मैं भी हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम बर्खास्त हैं। और जो नेता विहीन हमारा जो संघ अगर कोई समझ रहा है तो ये गलत बात होगी, क्योंकि आज भी अभी आपसे बात करने से पहले मेरे को कम से कम रोज के 100 से 150 कॉल आते हैं कम से कम कि सर आप बहाली कब हो रही है, भैया कब आप आ रहे हैं मंत्री महोदय। और स्वास्थ्य मंत्री महोदय के पास हम लगातार भेंट कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि आप लोग बहाल होंगे, जरूर होंगे, कुछ भी तकनीकी अगर बातें आ रही है तो उसे हम दूर करेंगे। आज हमने कल हमने माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सभी जिले के जितने भी साथी हैं, उन लोगों ने, जिलाध्यक्षों ने, सभी ने माननीय मुख्यमंत्री को यह पत्र प्रेषित किया है
कि अभी तक हमारी मांगे न तो पूरी हुई है, न ही हमारे जितने बर्खास्त साथी हैं उनकी बहाली नहीं हुई है। तो कृपया इसे त्वरित कार्रवाई करते हुए इन चीजों को लागू करें और बहाल करें। तो इस तरह से बातें हो रही हैं और स्वाभाविक है कि 2 महीना एक बहुत ही लंबा टर्म होता है, जिसमें बीच में जो दिवाली जो निकली है वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी रहा है, मेरे लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा है। मैं नवीन भाई आपको बताना चाहूंगा कि संगठन की यूनिटी क्या है। मुझे तनख्वाह नहीं मिलता है, मेरे जैसे 24 और लोगों को भी नहीं मिलता है, परंतु आपको बता दूं कि हर जिले के संविदा स्वास्थ्य भाई बहन हमारे अकाउंट में उतने पैसे डाल देते हैं जितनी हमारी सैलरी। तो ये यूनिटी एक परिवार का है। परिवार का एक बड़ा भाई या गार्जियन अगर किसी कारणवश वो उसका घर न मतलब कि उन्हें ये लगता है कि हमारी वजह से ये बर्खास्त हुए हैं, तो हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेताओं का घर चले, उन्हें वित्तीय दिक्कतें ना आए। इसलिए वो 100, 200, 500 जितनी भी क्षमता है उसे वो अपना इकट्ठा करते हैं और 25 जो बर्खास्त नेता है उनके अकाउंट पे वो डाला जाता है। ये हमारी यूनिटी है, आज भी है, कल भी थी और आगे भी रहेगी। वो हमसे ज्यादा चिंतित है। वो कहते हैं कि हमारी परेशानी एक तरफ पर आप लोगों की बहाली होनी आवश्यकता है, नहीं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो अभी हमने जो भी है हमारे मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही पर ये तो ज़्यादा दिनों तक वो चलने वाली बात नहीं है। जो आपको आश्वासन मिला है, मतलब जिसके भरोसे आपने जो हड़ताल छोड़ी है, जो बर्खास्त आप लोग हैं, आपको जो तुरंत बहाली की बात कही गई थी उसको तो 2 महीने से ज़्यादा बीत गए हैं। निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि मतलब आप लोगों पर क्या बीत रही होगी कि जिस आश्वासन को लेकर आप लोगों ने हड़ताल के लिए फिर से एक बार वादा खिलाफी जैसा आप लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों ने क्या सरकार के जो मंत्री हैं या मुख्यमंत्री तक अप्रोच करने की कोशिश की है कि भाई हमारे, आप ही ने कहा था कि हमारा बहाली होगा, हमारी मांगे मानी जाएगी, मगर 2 महीने ज़्यादा हो गए। दिवाली में जैसे आपने बताया कि आप सब लोगों की दिवाली खाली बीती है, तो क्या क्या अप्रोच कर रहे हैं या वहाँ से कोई रिस्पांस मिल रहा है कि हाँ भाई 2 दिन, हफ्ते भर, 10 दिन बाद आप लोगों की मांगे पर विचार किया जाएगा? क्योंकि कैबिनेट में हमने देखा कि 3 कैबिनेट हो गए आप लोगों के हड़ताल के बाद, कोई भी आप लोगों की किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप लोग क्या अप्रोच करके जा रहे हैं मंत्रियों के पास या मुख्यमंत्री के पास? बिल्कुल, हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास भी गए थे। उन्होंने पूरा हमें कहा है, पूरा 100% हमको बहाल कराने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, वो कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी कि इन्हें कैसे लिया जाए, कैसे लेना है तो उन्होंने उसका रास्ता भी ढूंढा और माननीय स्वास्थ्य सचिव महोदय ने भी वो रास्ता अपनाया है। जिस तरह से हम एक प्रोसेस होता है नवीन भाई कि सभी लोग जो हड़ताली आंदोलनकारी अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर ये सारी चीजें एस्मा भी लगाया जाता है, FIR भी दर्ज होता है, बहुत सारी कार्रवाइयां होती हैं। तो उसको उससे बहाली कराने के लिए एक प्रोसेस होता है। आपका बिल्कुल कहना जायज है कि 2 महीने बहुत होते हैं, पर इसमें अड़चने बहुत आई, बहुत सारी चीजें जो तो अभी बीच में सरकारी और भाजपा पार्टी के बहुत सारे कार्यक्रम थे। हम समझ रहे थे कि बहुत माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी यहाँ आए थे, बहुत सारे कारण थे, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि शायद लेट हुआ होगा। लेकिन अब माननीय मुख्य स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी से लगातार हम भेंट कर रहे हैं। अब तो ये लगता है कि वो हमारे घर परिवार के हैं। हम जब भी जाते हैं, चाय पीते हैं, बात करते हैं, हमें लगता नहीं है कि हम किसी मंत्री से मिलने आए हैं, बल्कि इस तरह से हमारा जुड़ाव हो गया है कि बड़े भाई छोटे भाई से मुलाकात कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पे ये दिसंबर माह में आप जो है बहाल हो जाएंगे। और इसी को हम भी मान के चल रहे हैं, विश्वास को मान के। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने दावा किया था कि आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग लिए जाएंगे और आप लोग की ये जो आंदोलन है वो वाकई में सही था। इसीलिए उन्होंने हमारे किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है और ये कार्रवाई जिस तरह से हो गई थी तो इसे प्रोसेस में ले लिया गया है और जल्द ही हम दिसंबर में बहाल हो जाएंगे, ऐसी मेरी जो है अंदेशा है। और माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी यही करता है।
चलिए, ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों का जो बातचीत का जो है वो दौर लगातार जारी है, भले ही इसको लेकर 2 महीने हो गए हैं और आप भी अभी आश्वस्त जैसे नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरीके से कि सरकार एकदम आप लोगों की मांगों पर विचार करेगी, जो आश्वासन दिया है उसे पूरी करेगी। आप लोगों जो कलेक्टर लोगों के पास जा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, वहाँ से उसका भी रिस्पांस आपको जल्द मिलेगा, ऐसा आपने उम्मीद जताई है। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से आप लोगों की लगातार बात होती है, कुछ अड़चनें हैं जिसको हटा के फिर से आप लोगों का जो बहाली है, जो मांगे हैं उसकी मान ली जाएगी। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में फिर आप लोग हड़ताल का राह नहीं अपनाएंगे और सरकार उससे पहले ही आपकी जो समस्याएं हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं उसको मान ले। तो श्याम भाई बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, छोटी सी चर्चा हुई जिससे जो एनएचएम कर्मचारियों की जो बातें हैं वो कम से कम लोगों तक पहुँचे, तो कि वाकई में हड़ताल के बाद भी इन लोगों को अभी कुछ लाभ नहीं मिल पाया है और इन लोग फिर से परेशान हैं और सरकार के प्रति आश्वस्त भी हैं। तो श्याम भाई आज बस इतना ही, फिर आपसे कुछ नए अपडेट आए तो आपसे ज़रूर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए News 36 लाइव।